अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफिक डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो टॉपिक है उसके लिए हमने एक गेस्ट को बुलाया है जो काफ़ी टैलेंटेड हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ब्रांडिंग में काफ़ी काम कर चुके हैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। तो आज हमने उसामा को बुलाया है और उसामा से हम बात करेंगे कि यार ये ब्रांडिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो आजकल ट्रेंड भी जो चल रहे हैं वो क्या हैं और पहले जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती थी उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आप ठीक है। सुनाए? खैरियत है। और बहुत शुक्रिया आप आने का, आपका आप पे बहुत शुक्रिया आपने। टाइम निकाला आपने। अच्छा यार, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जहाँ तक आजकल बात चल रही होती है तो आजकल कोई भी लोग जो है वो छोटा मोटा कोर्स करके या आजकल तो देखा गया है कि काफ़ी जो फ़ोटोशॉप वगैरह है वो भी यूज़ नहीं करते लोग। यानी जो पहले हम देखते थे कि भाई एक ग्राफिक डिज़ाइनर है वो एक प्रोफेशनल टूल यूज़ करके काफ़ी घंटे लगा के काम करता है, और अब आजकल जो है जितने भी आपने देखे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे ही कहूँगा मैं उनको, जो 1-2 महीने लगा के ऐसे टूल्स पे काम करते हैं जो कि मतलब ग्राफिक्स के लिए तो नहीं होते, मतलब टेम्पलेट्स बने होते हैं, उनको एडिट करा और बस बना दिया। तो अब आपको कैसा लगता है, मतलब फ़र्क क्या लगता है पहले की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और अब की डिज़ाइन में? देखिए नवीद भाई, इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि एक तो आज की जनरेशन जो है, अभी तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत हो गया डिज़ाइन के हवाले से ना। नए नए टूल्स आ गए हैं मार्केट के अंदर। अभी रिसेंटली जैसे AI आ गया है आपका, ठीक है ना। तो अब पुराने जो काम करने वाले हैं, जो पुराने डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है ना, जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटीज़ के जो पास आउट होते हैं, ठीक है ना, इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि प्रॉपर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बेसिक्स इसकी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। कि अगर आप मार्केट के अंदर अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो आपको कोई क्लाइंट आपका आता है, वो कहते हैं जी मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है, तो उसकी आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या होती है क्या नहीं होनी चाहिए। आज की जनरेशन जो है मतलब आप कह लें कि जिसने यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं किया हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, मतलब ऑनलाइन उसने कोर्स किया हुआ, आजकल छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके मुकाबले में और एक इंस्टीट्यूट के पास आउट के मुकाबले में बहुत फ़र्क होता है डिज़ाइन के उसमें, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है डिज़ाइन के हवाले से ना, ठीक। कि क्या होना चाहिए इसमें, ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए इसमें, XYZ जो भी आपकी ना। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है इसमें कि आप अगर कोई भी मतलब कोई क्लाइंट है आपका, ठीक है ना, वो आपके पास अगर आता है कि जी मैंने ब्रांडिंग करवानी है, तो जब तक आपको उसकी बेसिक्स नहीं पता होंगी तो आप उसको नहीं डिज़ाइन कर सकते बैठ के, ठीक है ना। छोटी मोटी चीज़ों से मुराद के आपने सोशल मीडिया की कोई पोस्ट डिज़ाइन कर ली है, वो तो एक अलग चीज़ होती है बैठ के ना, वो आप कर सकते हैं, वो आपकी नई जनरेशन उसमें उतना वो नहीं, लेकिन आप उनसे ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है ना, ब्रांड को वो आप डिज़ाइन नहीं करवा सकते क्योंकि उसको उसकी बेसिक्स नहीं पता होती। और वो इतना टाइम भी नहीं लगाना चाहता, मतलब हाँ इतना टाइम भी नहीं लगाते वो लोग, फ़ौरन काम करना होता है ना। हाँ, क्योंकि उसमें इतनी उसको मतलब नॉलेज नहीं होती ना। और दूसरी चीज़ ये होता है कि फिर वो आपकी कंप्लीट उसके पास डिटेल्स नहीं होती। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जी क्लाइंट का टेस्ट क्या है, क्लाइंट की ब्रीफ क्या है। डिज़ाइन आप कोई भी चीज़ अब करते हो ना तो उसकी ब्रीफ होना लाजमी होती है क्लाइंट की तरफ से। उसको आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट की ब्रीफ ये है और क्लाइंट का टेस्ट क्या है। अच्छा, जैसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार जो लोगो है या डिज़ाइन है किसी भी चीज़ का वो एक तरह से एक डेकोरेशन है, लेकिन अगेन ब्रांड के अंदर जो लोगो होता है और जो उसके कलर स्कीम होते हैं वो एक कहानी मतलब एक शो करते हैं। तो अगर हम बेसिक्स से चलें तो बेसिक्स मतलब ये है कि कोई भी ब्रांडिंग है किसी भी कंपनी की, वो कोई ना कोई कहानी उसके पीछे होती है, कोई कहानी सुना रहा होता है वो।
या अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं जो हूँ वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर हम बेसिक्स से चलें तो बेसिक्स क्या है ब्रांडिंग की वजह से? देखिए ब्रांडिंग की जो मैंने आपसे वही बात की ना कि जब कोई भी क्लाइंट आता है आपके पास, एक क्लाइंट आया आपके पास, ठीक है, वो कहता है जी एक मिसाल है कि कोका कोला एक कंपनी है, ठीक है, वो आती है, वो कहती है कि जी मेरी कंपनी का नाम है कोका कोला, ठीक है, अब मैंने इसका लोगो बनवाना है, पूरी इसकी ब्रांडिंग करवानी है बैठ के। तो हम उनसे कंप्लीट ब्रीफ लेते हैं जी, ठीक है, वो हमें अपनी कंप्लीट ब्रीफ देंगे कि जी इसमें हमारा ये कलर होगा और ये हमारा नाम है, ठीक है ना। अगर क्लाइंट नहीं बताता तो हम उसको फिर सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से एक चीज़ ये हो रही होती है कि क्लाइंट की भी डिस्कशन होती है इसमें और डिज़ाइनर की भी डिस्कशन होती है, ठीक है ना, जो भी एजेंसी या डिज़ाइनर काम कर रहा होता है बैठ के। अब इसमें बेसिक क्या होता है कि बेसिक आपका होता है लोगो। बेसिकली ब्रांड जो है, ब्रांडिंग जो है वो लोगो पे डिपेंड कर रही होती है। मेन लोगो कैसा है आपका, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है आपका लोगो। लोगो के अंदर टाइपोग्राफी होती है, इमेजरी होती है, ठीक है ना, कलर पैलेट। लोगो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं इसमें। लोगो होता है, कलर पैलेट, इमेजरी और टाइपोग्राफी। इमेजरी मतलब कि इमेज या कोई इलस्ट्रेशन लोगो की, अच्छा, ठीक है ना। लोगो बेसिकली हम कहते हैं कि जी लोगो है। अब इसमें भी जो 2 चीज़ें होती हैं, एक लोगो होता है और लोगो टाइप होता है। देखें एक मिसाल के तौर पर कोई आइकन है, जैसे अब ये एक लोगो है, हाँ, ये आप इसको पूरा लोगो भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो नाम होगा ना वो होगा लोगो टाइप। अच्छा, क्योंकि लोगो आप इसके इमेज को सिर्फ लोगो बोलेंगे और ये आपकी टाइपोग्राफी है, ठीक है। तो ये लोगो टाइप बन गया आपका। इसका बेसिक जो मेन नेम है वो है लोगो टाइप। अच्छा, ठीक है। तो अब इसमें आपने जैसे कलर डिफाइन किए हुए हैं, सारी चीज इसने डिफाइन की हुई है जी। ये आपने एक चीज बताई हुई कि जी ये बातें हमारा लोगो है, ठीक है, ये इसके कलर्स हैं, ये इसकी इमेजरी है। अब इसमें आप इलिस्ट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर यूज कर सकते हैं, या कोई इमेज यूज कर सकते हैं। लेकिन लोगो से पहले एक वो ब्रीफिंग देता होगा ना कि हमारी ब्रांड जो है वो ये काम कर रही है, ये सर्विसेज दे रही है, तो फिर ग्राफिक डिजाइन मैंने वही बात कही ना यार आप ये कलर यूज कर लो, कि क्लाइंट पूरी ब्रीफ देगा कि जी हमारा ये ब्रांड है, हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं बैठ के, ठीक है ना। उस पर्पस के हवाले से हमें लोगो चाहिए, ठीक है ना। उसमें दोनों की कन्वर्सेशन होती है, क्लाइंट की भी और डिजाइनर्स की भी, या एजेंसी जो भी काम कर रही है उसके ऊपर ना, ठीक है। तो उन दोनों की कन्वर्सेशन से मिलके फिर एक चीज तैयार होती है। तो लोगो जो है इसमें मेन आपका रोल है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी कलर क्या होंगे, इसमें टाइपोग्राफी क्या होगी, ठीक है ना। फिर देन उसके बाद इसकी पूरी उस लोगो की बेस के ऊपर, जब लोगो फाइनल हो जाता है, बन जाता है, तो उसकी बेस के ऊपर पूरी आपकी ब्रांडिंग होती है। तो ब्रांडिंग क्या इतनी इम्पोर्टेंट होती है कंपनी के लिए? मतलब कंपनी तो सिंपल काम कर रही है, अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रही है। कंपनी अगर ब्रांडिंग नहीं करेगी, मतलब इसमें एटीएल और बीटीएल 2 एक्टिविटी होती है। अच्छा, जब तक ये नहीं करेगी, ठीक है ना, तो आउटडोर और इनडोर, ठीक है ना, टारगेट ऑडियंस जो होती है आपकी, जब तक वो नहीं करेगी तो कंपनी कैसे बताएगी मार्केट में कि जी मेरा ये ब्रांड मैंने लॉन्च किया और मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ बैठ के, ठीक है ना। अब कोका कोला है, कोई भी अपना प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता है, ठीक है ना, तो उसकी टीवीसी चलवाता है, उसकी ब्रांडिंग करता है मुख्तलिफ जगहों पे, बैनर्स होते हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं, फेशिया होते हैं, तो ये ब्रांडिंग होती है। अच्छा, तो जब एग्जाम्पल है आपके पास जिससे हम देख सकें कि किसी ब्रांड ने पहले नॉर्मल चलाया और फिर जब उसने प्रॉपर ब्रांडिंग करी तो उसको फायदा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटे मोटे लोकल ब्रांड्स तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना वो कभी भी इस तरह से नहीं करते। बड़े ब्रांड और छोटे ब्रांड में क्या फर्क है? छोटे ब्रांड, देखें बड़े ब्रांड जो होंगे ना वो सोचते हैं, वो छोटी अप्रोच लेके चलते हैं, क्या करते हैं? देखें इसमें बात हुई है कि आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा है। अब एक कोका कोला कंपनी है और एक लोकल कोई जूस की मतलब ड्रिंक की कंपनी है, ठीक है ना। कोका कोला है वो प्रॉपर एक काम कर रहा है बैठ के जी, वो टीवीसी भी चलवा रहा है, ब्रांडिंग भी कर रहा है अपनी, ठीक है ना, आउटडोर एक्टिविटी भी कर रहा है, जगह जगह बिलबोर्ड्स लगवा रहा है, फेशिया लगवा रहा है, ठीक है, साइनेज लगवा रहा है और एग्जीबिशंस कर रहे हैं, ठीक है ना, XYZ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब अपने ब्रांड को मार्केट में इन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं लोगों को कि जी हमारा ये ब्रांड है, ठीक है ना, इसकी मतलब
ये प्राइस है और इस तरह का हमारे ब्रांड है, ये नया ब्रांड लॉन्च हुआ मार्केट में। और छोटी जो होती हैं वो इस तरह से नहीं करते, क्योंकि देखें सबसे पहले इसमें प्राइस की बात आती है ना, कि मतलब फिर इसमें आपका पैसा भी लग रहा होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर वो ये सब चीज़ें नहीं करते, वो फिर सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। उसमें भी तो डिजिटल ग्राफिक्स वगैरह चाहिए होती है। ग्राफिक्स वगैरह भले चाहिए होती है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं करते बैठ के। लोकल ब्रांड जो होते हैं ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर ईमेलर चला दिया, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया, इसके थ्रू आउट वो फिर अपने चैनल को यूज़ करते हुए प्लेटफॉर्म को वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, जबकि ये प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर वे यही है कि आप आउटडोर इंडोर दोनों तरह से इसको लेके चलें। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप करें, फेसबुक के ऊपर भी आप करें बैठ के, ठीक है, अपनी पब्लिसिटी करें, और आउटडोर भी पब्लिसिटी करें। जिस तरह से पॉसिबल हो आपको, आप उस तरह से इसको लेके चलें। अच्छा, तो ये जो ब्रांड के अंदर जो आइकन्स होते हैं वो तो एक अफेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब किसी के ऊपर भी कि वो सब देख लेता है यार ये आइकन है तो ये इस तरह का काम करती होगी ये कंपनी। तो क्या फॉन्ट में भी ये इम्पोर्टेंट है कि फॉन्ट जो आप यूज़ करो लिखा हुआ जो नाम है वो भी इम्पोर्टेंट होता है? टाइपो बेसिकली देखें इमेज मतलब के वो भी हिसाब कोई से इम्पैक्ट क्रिएट करता है ऑडियंस पे? नहीं, वो डिपेंड करता है ना ब्रांड के ऊपर, वो किस तरह का ब्रांड है, ठीक है ना। आप जो बात कर रहे हैं ना, ये ज़्यादातर जैसे अगर आप कोई इसके साथ उर्दू लेके चल रहे हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं जैसे लाइक अभी दुबई का एक लोगो बना था, ठीक है ना, या इस तरह के मतलब बाहर के जो लोगोज होते हैं, जैसे कि अरबिक लोगो होते हैं, उसमें इंग्लिश उर्दू दोनों मिक्स होता है, अच्छा, तो उसमें हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो उसमें क्या वो बताना चाह रहे थे कि भाई हम मल्टीलिंग्विड हैं या ग्लोबल हैं? हाँ, ऐसा उसमें बताना? वो अब देखें एक दुबई है, दुबई का लोगो था जिसमें उर्दू इंग्लिश दोनों उसने मिक्स किया हुआ था, क्लैप किया हुआ था, ठीक है। तो लेकिन उसमें कोई आइकन नहीं दिखाया हुआ था, कोई भी लोगो आइकन उसमें नहीं था, सिर्फ टाइपो थी उसके अंदर, ठीक है ना। एक तो ये आपकी चीज़ होती है। दूसरी होती है कि जिस तरह से आपने बातें बनाया हुआ, ठीक है ना, इसमें आपने सिंपल टाइपो रखी, लेकिन आपने आइकन से इसका जो लोगो है, ठीक है ना, इमेज जो है इसका, उससे आपने इसको नहीं, जैसे verify कि किया ये हुआ है। बातें हैं, अब बातें का जो लोगो है ना वो तो ठीक है, वो समझ आ रहा है कि एक माइक है तो कोई पॉडकास्ट रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन जैसे बातें नीचे लिखा हुआ है तो वो एक फॉन्ट फॉर्मल नहीं है, मतलब थोड़ी सी क्या कहेंगे फनकी सी है। तो इससे लग रहा है कि यार ये कोई मतलब ज़्यादा सीरियस बातें नहीं होंगी इसमें, मतलब जो सोचा गया था। तो इस तरह ज़्यादातर हम टाइपो जो यूज़ करते हैं ना, वो लोगों के सिमिलर यूज़ कर रहे होते हैं, कि हम लोगो इमेज जो यूज़ कर रहे हैं ना लोगों के अंदर, वो किस तरह का यूज़ कर रहे हैं बैठ के, ठीक है ना। हमारा जो ब्रांड है वो फंकी टाइप है, प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट है, फार्मा सेक्टर है, XYZ जो भी है। अब जैसे मॉन्स्टर ड्रिंक है उसके अंदर जो है वो उसकी जो फॉन्ट है वो थोड़ी हॉरर टाइप की बनाई है उसने, क्योंकि उसका नाम ही मॉन्स्टर है ना। हाँ, मॉन्स्टर की तरह। और नाम पे डिपेंड, मैंने आपसे कहा ना कि नाम पे डिपेंड करता है, और लोगो जो आप उसके अंदर आइकन यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, रास्टर यूज़ कर रहे हैं, जो भी इमेज यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से फॉन्ट की सिलेक्शन की जाती है। ठीक। तो डिज़ाइनर का रोल ओवरऑल बस क्या सिर्फ ब्रांडिंग में ये होता है कि भाई जो ब्रीफिंग मिली है उसको डिलीवर कर दे, या उसका कुछ और भी रोल होता है? देखिए, रोल इसमें काफ़ी सारे होते हैं डिज़ाइनर्स के, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट आपसे क्या क्या करवा रहा है। अच्छा, ब्रांडिंग के अंदर देखें, फिर मैंने आपसे वही बात की ना कि जब ब्रांड की बात आती है ना, कि क्लाइंट बोले जी मुझे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन करवानी है, बनवानी है, तो डिज़ाइनर की जिम्मेदारी सिर्फ डिज़ाइन कर देना होता है, बट डिज़ाइन ये लो भाई डिज़ाइन बन गया। देखें डिज़ाइनर की तो जिम्मेदारी होती है, जैसे किसी एजेंसी के पास कोई क्लाइंट जाता है काम करवाने के लिए, तो एजेंसी उसको पूरा ब्रीफ करती है A to Z, ठीक है ना, कि जी ये लोगो होगा, सही है, क्यों होगा, हाँ क्यों होगा, कैसे होगा, क्या पर्पस होगा, ठीक है ना, उसको पूरी एक ब्रीफिंग दी जाती है उसमें, तो 40-50 पेज की ब्रीफिंग होती है। लोगो होता है उसमें, स्टेशनरी होती है आपकी, आउटडोर होता है आपका उसमें, ठीक है ना, A to Z सारी चीज़ें होती हैं उसमें आपकी ना, सही, हर चीज़ की उसमें ब्रीफिंग होती है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, ठीक है ना, और उसमें बताया जाता है कि जी आपका जो लोगो है ये और कहाँ वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसके सिमिलर कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें उसको A to Z दिखाई जाती हैं, फिर एक ब्रीफिंग उसके इस तरह से बना के दी जाती है, ठीक है ना।
अच्छा, तो ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि डिज़ाइनर की जो जिम्मेदारी सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं होता। लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्रिएटिव ज़्यादातर क्रिएटिव डायरेक्टर, डिज़ाइनर्स उनकी ठीक है होती ना। है कि भाई वो उनको सजेस्ट भी करें कि हम्म। क्या चीज़ अपील करेगी। इसमें डिज़ाइनर का रोल नहीं होता, इसमें ओवरऑल टीम का रोल होता है, ठीक है ना। इसमें आपका कॉपीराइटर भी होगा, इसमें आपका क्रिएटिव डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होएगा, डिज़ाइनर भी इन्वॉल्व होएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें टूल्स चलाने वाले भी होंगे। अब एक नॉर्मल डिज़ाइनर है, वो कॉपीराइटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, तो क्रिएटिव डायरेक्टर उसको ब्रीफ करेगा। विजुअल्स वाले अलग। क्रिएटिव डायरेक्टर जो होता है वो खुद भी डिज़ाइनर होता है या वो एक बेसिकली वो भी डिज़ाइनर ही होता है। डिज़ाइनर से एक्सपीरियंस बेस पे जाते जाते वो अपनी जैसे फिर वो सोचना शुरू कर देता है। मतलब एक बंदा है जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर, क्रिएटिव है, ठीक है ना। इस तरह करते करते एक्सपीरियंस गेन करते करते आगे बढ़ते बढ़ते वो क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाता है। तो उसको ये पता होता है कि जी मैंने किस तरह से अपनी टीम को लेके चलना है, उसमें क्लाइंट है उसको किस तरह से ब्रीफ करना है बैठ के, ठीक है ना। जो एक आम नॉर्मल डिज़ाइनर नहीं कर पाता, जो एक नया है, मतलब जिसको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है। वो किस तरह स्टार्ट करता है, मतलब वो क्या करता है, वो उसको सिर्फ टूल चलाने आता है? नहीं, अब एक नॉर्मल डिज़ाइनर जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, जो अभी मार्केट में नया नया है, ठीक है ना, उसने 2-3 साल एक जगह काम किया है, 2-3 जगह काम करके आया है, तो वो जाहिर सी बात है अंडर क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव हेड ही काम करेगा वो ना। टूल चलाना, हाँ, वो टूल चलाना नहीं जानता होगा, उसको इससे ज़्यादा उसको कॉपीराइट के हवाले से या उसको इतनी डिटेलिंग नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात जब वो आगे बढ़ेगा, काम करेगा, एक्सपीरियंस लेगा, तो उसको चीज़ों को ठीक है। अच्छा, तो ब्रांड्स जो हैं, ब्रांड्स जब ब्रांडिंग करवाते हैं या जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जब वो ब्रांडिंग करते हैं तो वो कॉमन मिस्टेक्स आजकल मतलब क्या होती हैं? ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं उनकी? देखें, ये तो डिपेंड करता है ना इसमें। आपने देखा होगा अपना जो आपका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल, उसमें आपने देखा होगा यार ये कॉमन मिस्टेक तो हर किसी से हो जाती है, फिर इसको सही करते हैं हम। नहीं, वो तो मिस्टेक के ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसे तो कोई नज़र में नहीं आई, मतलब हाँ ये चीज़ ज़रूर होती है कि विदाउट एजेंसी अगर कोई भी क्लाइंट काम करवा रहा होता है, जैसे किसी डिज़ाइनर को ब्रांडिंग के लिए दे दिया तो अक्सर जो है ना वो कोई जो है ना वो एक ऐसी मिस्टेक करता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर कोई करता है ये मिस्टेक। तो वो आपने मतलब किस तरह की मिस्टेक होती है वो? मतलब आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं ब्रांडिंग करते वक्त। नहीं, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर आपने तो किसी एजेंसी के थ्रू ब्रांडिंग करवाई है, ठीक है ना, फिर तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, सही। अगर आपने विदाउट एजेंसी कोई लोकल डिज़ाइनर हायर करके कराई तो उसमें फिर काफ़ी सारी मिस्टेक्स आ सकती हैं, ठीक है ना। जिसमें कि पहले आपका लोगो देखा जाएगा, उसको लोगो क्या है, लोगो के अंदर टाइपो क्या है आपकी, और कलर पैलेट क्या है, क्या कलर थीम चल रही है, फिर उस हवाले से उसने ओवरऑल सिमिलरिटी पूरी ब्रांडिंग के अंदर रखी है कि नहीं रखी है। अच्छा, ठीक है ना। फिर क्योंकि देखिए मेन चीज़ होती है लोगो, लोगों को लेके ही, लोगों को बेस बना के ही पूरी चीज़, पूरी थीम डिज़ाइन हो रही होती है, कलर्स वगैरह सब उसमें ही होते हैं। जहाँ जहाँ लोगों में अगर रेड और ग्रीन यूज हुआ है तो आपकी पूरी आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है, वो रेड और ग्रीन ही चलेगा। ऐसा नहीं कि हम बीच में कहीं ब्लू इन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस तरह का कहीं कोई सीन देखने को मिल रहा है या कर दिया है तो वो फिर किसी एजेंसी का काम नहीं होगा, वो किसी लोकल डिज़ाइनर का होगा। अच्छा, ये गलती करते हैं कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन, इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी है। ये सबसे बड़ी एक इसमें आप कह लें कि मतलब बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसमें ये चीज़ लेके चलें कि लोगों के हवाले से, कि जैसा आपका लोगो है, ठीक है ना, उसी उसमें जो भी कलर है उसी को लेके आप पूरी आइडेंटिटी को आपको डिज़ाइन करना है हर जगह, चाहे वो ATL में हो या BTL में हो, ठीक है ना। तो वो आपको सब चीज़ उसको वहीं लेके चलनी है, आप उससे हट नहीं सकते। अच्छा, तो वैसे ये ज़्यादातर लोग क्या कॉपी पेस्ट वगैरह भी कर देते हैं, मतलब उससे बचें कैसे कि कॉपीराइट का मसला ना हो? लेकिन जो बड़े तो छोटे डिजाइनर वो तो निकाल लेते होंगे कहीं से, भाई ये थोड़ा बहुत चेंज। हाँ, होता है ऐसा, ये होता है मार्केट के अंदर, मतलब ये ज़्यादातर लोकल ब्रांड्स के ऊपर होता है, ठीक है ना, कि आपने कहीं से कोई चीज़ उठा ली, मतलब कोई इमेज उठा ली, कोई आइकन उठा लिया, उसको आपने, और आजकल AI टूल्स वगैरह आ गए हैं और इतनी सारी चीज़ें, मतलब टूल्स इस तरह के आ गए कि मतलब जो नए डिज़ाइनर्स हैं जिनको इतना नहीं पता, बस काम किया और जान छोड़ा नहीं, जो बात करते हैं, तो वो यही करते हैं ज़्यादातर कि जी यहाँ से इमेज उठा ली, किसी का
रेफरेंस ले लिया और वहाँ से वो लेके उन्होंने अपना जोड़ तोड़ करके और अपना उसको लगा के दे दिया। लेकिन कभी भी जो प्रॉपर काम करने वाला बंदा होगा, जो एजेंसी के थ्रू काम कर रहा तो होगा, कहीं से तो देखेगा ना, आइडिया तो लेगा ना। आइडिया लेना एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, उसको कॉपी करना एक अलग चीज़ है। तब देखिए मैंने एक आइडिया ले लिया कि ये बातों का लोगो है, ठीक है ना, आपने इस तरह का माइक और रेनबो शेप में आपने एक चीज यूज की हुई है और ये आपका फॉन्ट है, मैंने एक आइडिया ले लिया, ठीक है ना। सही है। अब एज इट इज मैं चीज यूज नहीं कर सकता, तो आपका आइडिया तो आ गया ना, थोड़ा बहुत ठीक है ना? चेंज करेंगे हाँ, तो बन जाएगा। मैं इसी को लेके कोई नया कॉन्सेप्ट निकालूंगा माइक को लेके या माइक के हवाले। अब मुझे एक आइडिया होगी कि बातें मैं माइक आपने है, माइक का आइडिया लिया है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि मैं भी माइक यूज करूं, क्या यूज करूं, ठीक है ना। अब मैं ये चीज देखूंगा कि मैं बातें में आपने अगर माइक यूज किया तो मैं क्या चीज यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने ही माइक यूज कर लिया लेकिन किसी और तरीके से, वो फिर कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाता है ना। वो फिर ये माइक जैसे सीधा है तो आपने टेढ़ा हो कोई अलग डिजाइन से यूज तो माइक ही हो रहा है ना, यूज तो माइक हो रहा है। मैं अगर एक मिसाल है कि मैंने दो वेक्टर के अंदर, इलिस्ट्रेशन के अंदर दो बंदे दिखा दिए आपस में, जैसे हम और आप बैठे हुए, ठीक है ना, इलिस्ट्रेशन लाइन आर्ट के अंदर और नीचे लिख दिया बातें, तो समझ आता है कि जी दूसरा कॉन्सेप्ट चेंज। हाँ, कॉन्सेप्ट मैंने चेंज कर दिया, लेकिन बात वही कह रहे हो आप, बात वही कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। हम कहते हैं कि जी किसी भी लोगो को हम डिजाइन करते हैं बैठ के, किसी भी क्लाइंट का कोई लोगो डिजाइन करते हैं तो उसको वेरिएशंस देते हैं हम, ठीक है, कि जी ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है। ऐसा नहीं होता कि जो हमने फर्स्ट ऑप्शन बनाया है, ठीक है ना, उसी को हमने अगर फर्स्ट ऑप्शन में हमने एक चीज को स्ट्रेट रखा है तो उसको हमने टिल कर दिया सेकंड ऑप्शन में, नहीं, कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। सही। फर्स्ट का कॉन्सेप्ट अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा, जिसमें उसका आइकन भी अलग होगा, टाइपोग्राफी भी अलग होगी, कलर्स भी अलग होंगे, ठीक है ना। तो हम क्लाइंट को इस तरह से ऑप्शंस देते हैं। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी के जो आपने बोला कि छोटी ब्रांड तो यूज़ नहीं करते कंसिस्टेंसी, मतलब कभी कोई और डिज़ाइन बना दिया, कभी पोस्ट किसी और तरह से बना दी, तो ये मतलब गलती है या मतलब ये सही है, सही करे? देखिए लोकल ब्रांड तो मार्केट के अंदर आप जितने भी देखेंगे ना, छोटे मोटे जो ब्रांड्स हैं वो तो इसी तरह से चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों करता है? एक डिज़ाइन लोकल ब्रांड है ना, उन देखें इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो ये देखते हैं कि हम मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कि पीछे से डिजाइनर्स चेंज हो जाते हैं उनके, या क्या? नहीं डिजाइनर्स बैठे बैठे कोई कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। देखिए वो एक प्रॉपर कंपनी वे में काम नहीं कर रहे हैं ना बैठ के, उनकी कोई प्रॉपर कंपनी नहीं होती, उनकी प्रॉपर कोई क्लाइंट्स नहीं होते इस तरह के। एक बड़ा क्लाइंट है जिसने एक प्रॉपर जगह ली हुई है, वो बैठ के मार्केट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है ना, तो वो तो जाहिर सी बात है इस तरह से नहीं करेगा। बड़े बड़े जितने भी आपके ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, ड्रिंक्स के ले लें या आप जैसे ये फार्मा कंपनीज हैं, ठीक है, अभी अपनी अगर कोई मेडिसिन लॉन्च करती हैं बैठ के तो एक प्रॉपर वे में लॉन्च करती हैं ना, प्रॉपर इनका लोगो होता है, प्रॉपर हर चीज़ इनकी आइडेंटिटी होती है। लोकल ब्रांड्स ये कभी भी नहीं करते। तो इससे फायदा क्या होता है, मतलब कंसिस्टेंसी से फायदा क्या, क्यों फॉलो करनी चाहिए? वो देखें इसका फ़ायदा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जितना इसको आपने अगर इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखी है, ठीक है, आप एक चीज़ को मिसाल के तौर पे कि आपने अपने एक ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च किया, ठीक है, अब आपने टारगेट ऑडियंस लोगों को आप कैसे बताएंगे कि मैं कौन हूँ? बस मैं एक लोगो बना दिया मैंने, लोगों के जहन में बिठाना भी तो है ना, तो वो कलर सेम होने चाहिए ताकि बंदे को हिट हो जाए। नहीं देखें इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपका लोगो भी आता है, सबसे पहले आपका इसमें लोगो आता है, ठीक है, लोगो आ गया कि आपको लोगो के अंदर आपके क्या कलर्स हैं, क्या टाइपोग्राफी आपने यूज़ की है, ठीक है ना, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब वो तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्यों जरूरी होती है, क्या जरूरी ऑडियंस को याद आ जाए फौरन के यार इस तरह का कलर है। आप जहाँ भी यूज़ करेंगे ना, जब आप एक नया ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और फिर वो ऐसा ऐसा उस पर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर लोगों के जहन में बैठ जाता है सही कि जी भले उसमें कुछ आपने सिर्फ कहीं पे भी आइकन भी कल को यूज़ करते हैं अगर आप सिर्फ, तो पता होगा जी ये कोला का आइकन है या ग्रीन कलर का जो, ठीक है ना, जो भी नहीं देखें कलर से तो खैर नहीं होगा, लेकिन उसका आइकन होना जरूरी है कि कहीं भी हमने अगर आइकन यूज किया है बैठ के, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा जी ये फलाने का आइकन, ये फलाना थीम इस तरह की बनी है, थीम इस तरह से बनी होती है बैठ के, उसकी
सारी चीज़ होती है। लोकल ब्रांड कभी भी ये चीज़ नहीं करता। मतलब कि अगर आपने मुश्किल तो आपको नहीं है ये तो। फेमस, देखें ये पब्लिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, फेमस होने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक जैसा डिज़ाइन बनाना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान हो ना, बनिस्बत ये कि हर दफ़ा नया डिज़ाइन बना रहे हो। नहीं, देखें नए डिज़ाइन में और हर जगह उसमें अब वही बात हो गई ना कि मतलब कि आपकी थीम आपको एक लेके चलनी है। आप तो थीम एक लेके नहीं चलोगे, इजी नहीं हुआ यार, थीम एक लेके चले। इजी तो फिर नहीं होता, इजी नहीं होता वो आपको बनिस्बत ये कि हर दफ़ा नया डिज़ाइन, हर दफ़ा नया सोच है। देखें नए लोकल ब्रांड से वही बात की ना कि लोकल ब्रांड जो होता है ना वो उठा के कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर देता है। अच्छा। उसमें आप बैलेंसिंग का और बाकी चीज़ों से कॉन्सेप्ट चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, बस आपने चीज़ को उठाया, डिज़ाइन किया एक पेज के ऊपर, ठीक है, और आपने करके दे दिया। लेकिन प्रॉपर जब आप एक चीज़ डिज़ाइन करते हो ना प्लेटफॉर्म के ऊपर आके, तो आप उसमें उसकी गाइडलाइंस होती हैं, बकायदा हर चीज़ की गाइडलाइंस होती हैं। विदाउट गाइडलाइंस आप कोई भी काम अगर करते हो और एक गाइडलाइन के साथ करते हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसमें हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें इसमें हर तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करना है कि जी हमने अगर अपना लोगो इसमें इस तरह से यूज़ किया, ठीक है, एक स्टेशनरी अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एक लेटर हेड मैंने डिज़ाइन किया तो उसमें मैंने लोगों को किस तरह यूज़ करना है उसकी एक गाइडलाइन बनाऊंगा। एक मैं क्या कहते हैं कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसकी मैं एक गाइडलाइन बनाऊंगा बैठ के कि यहाँ मेरी इमेज आएगी, यहाँ मेरा इतने हिस्से में टेक्स्ट आएगा, ठीक है ना, बॉडी कॉपी होगी, XYZ जो भी होगा, ठीक है ना, वो सारी एक गाइडलाइन होती है, प्रॉपर भी होता है, खूबसूरत भी लग रहा होता है बैठ के। लोकल आप ब्रांड देखेंगे उसमें पता ही नहीं चल रहा होता जी कि इमेज किधर है, तो आपका कॉन्सेप्ट किधर है, बस उन्होंने रखा हुआ कहीं बोल्ड चल रहा है, कहीं जो समझ आ रहा है, हाँ, बस जो समझ आ रहा है आपने उसमें, तो वो एक लोकल ब्रांड के ऊपर होता है। आप कोई भी मतलब किसी भी आप बैंकिंग सेक्टर के अगर कोई भी लीफलेट वगैरह उठा के देखें तो जस्ट देखने में बड़ा सिंपल लग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कितनी रॉकेट साइंस होती है सिंपल करने के लिए वो ये हमें नहीं पता होता कि हमें उसमें फॉन्ट कितना रखना है, किस साइज का। अगर हमने कैप्शन का एक मिसाल है कि फॉन्ट हमने मेन हेडिंग का फॉन्ट हमने अगर 12 पॉइंट रखा है, ठीक है ना, तो उसके नीचे जो कैप्शन है उसका कितना, और उसकी जो फिर बॉडी कॉपी है और अट्रैक्टिव से कराना है कि बंदा पूरा पढ़े, तो वो सब चीज़ में देखनी पड़ती है। ये गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ें उसी वक्त आती हैं कि जी जब हम मतलब स्टार्ट में चीज़ मैंने आपको कहा कि हम जो 40-50 पेज की ब्रीफ बना के देते हैं, ठीक है ना, तो पूरी उसमें चीज़ बताई जाती है कि जी फ़ॉन्ट साइज़ हमारा क्या होगा, फ़ॉन्ट कहाँ पे किस तरह से यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट कौन सा, अच्छा इसमें फ़ॉन्ट एक ही यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, एक ही फैमिली का यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि जी कहीं हमने फ्यूचर यूज़ कर लिया तो कहीं हमने LVT का यूज़ कर लिया, कहीं हमने इमीडिएट यूज़ कर लिया बैठ के, कहीं हमने दिसान यूज़ कर लिया, ठीक है ना, ऐसा इसमें नहीं होता। जब भी अब फैसल बैंक अगर एक मिसाल है या जेज बैंक है या कोई फार्मा सेक्टर है, ठीक है ना, वो अपना एक ही जो लोगों का फॉन्ट होगा ना वही अपना पूरी आइडेंटिटी के अंदर उसी फैमिली से रिलेटेड फॉन्ट लेके चलेगा, एक कंसिस्टेंसी, ताकि लोग भी अगर देखें तो कोई भी देखे तो उसको सिमिलर लगे, ऐसा ना लगे जी ये अलग है और फिर यहाँ पे एक चीज़ हो गई, मतलब डबल माइंड ना हो। पर इससे एक चीज़ ये भी होती है कि लोगों के माइंड में आता है कि हो सकता है ये कोई कॉपी निकल गया, मार्केट में कॉपी आ गई हो, हाँ मतलब फेक फेक भी हो सकता है, फिर ये इम्पैक्ट भी जाता है। तो एक लोकल में और एक ब्रांड आइडेंटिटी में ये फर्क होता है कि आप फेक से ही बच जाते हो, लोगों का आपको माइंडसेट ये नहीं, हाँ, कि ये माइंडसेट ना जाए कि जी ये मार्केट में फेक है कि ओरिजिनल है। सही। अच्छा, तो आपको कितना अरसा हो गया ये आपकी ग्राफिक्स की फील्ड में? मुझे तकरीबन 20 इयर्स प्लस होगा इसमें। शुरू से ही ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं? असल में कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? बेसिकली मेरे वालिद साहब जो थे वो थे आर्टिस्ट, वो मैक्टर में। आर्टिस्ट मतलब क्या करते थे वो? मतलब ये आर्टिस्ट जो मतलब पेंटिंग्स वगैरह का वो होता है, तो उस तरह से पेंटिंग्स वगैरह किया करते थे। तो उस वक्त ये मैक्टर एक कंपनी है, उसमें जॉब करते थे। अच्छा, उस ज़माने में मतलब कंप्यूटर्स वगैरह थे नहीं, तो वो हाथ से ही जो भी चीज़ होती थी वो करके फिर उसको स्कैनिंग वगैरह किसी तरह से करके, पहले इतना मुझे नहीं पता उस वक्त क्या होता था, क्योंकि सिस्टम्स वगैरह उस वक्त कंप्यूटराइज और डिज़ाइनिंग नहीं थी ना, ये तो बहुत बाद में आई है। तो फिर उन्होंने फिर मुझे इस फील्ड में मतलब लेके आए,
ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मतलब वो आगे बढ़ते गए तो उन्होंने अपनी प्रेस बनाया, अपनी एजेंसी बनाई उन्होंने। फिर मुझे भी उन्होंने इसमें इन किया, फिर मुझे उन्होंने सब कोर्स वगैरह करवाए, सिखाया बैठ के। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इसी तरह आपने कंप्यूटर से स्टार्ट किया? हाँ, मैंने कंप्यूटर से स्टार्ट किया था। अच्छा, उस वक्त मैंने फ्री हैंड कोरल ड्रा फ्री हैंड और फोटोशॉप से स्टार्ट किया था, जो कि अब मार्केट के अंदर फ्री हैंड और कोरल ड्रा बिल्कुल ख़त्म हो गया, अगर नहीं है मतलब। हाँ, अब सिर्फ इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप चलता है। अच्छा, तो अभी आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं? कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं? फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, और AI है आपका, वो तो मतलब उसके साथ ही मतलब हेल्प के लिए, अगर बेसिक जो है वो इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप ही है। अच्छा, तो जब ये आप तो मतलब हार्डकोर डिज़ाइनर हैं और अच्छे प्रोफेशनल टूल यूज़ करते हैं, तो जब ये AI के टूल्स आए तो आपको कैसा लगा? मतलब एक्साइटमेंट हुई या घबराहट हुई कि यार ये क्या आ गया? काफ़ी हद तक हेल्पफुल हैं भी और नहीं भी, मतलब 50-50 कह लें हम। मतलब आपको क्या लगा कि यार सीखना चाहिए, या फिर जो है आपने बोला यार ये क्या आ गया, अब मेरे लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा ये वो? नहीं, देखें, ऐसे तो कोई वो नहीं है कि मतलब मुझे इस तरह की कोई हेजिटेशन हुई हो, लेकिन ये है कि हेल्पफुल है। मैंने आपसे कहा ना, काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। प्रिंट मीडिया के हवाले से भी है, लेकिन मैंने वही बात कही कि 50-50 है। 50-50? हाँ, कि अगर आप इसको कोई ऑर्डर करते हैं या इससे कोई चीज़ वो लेते हैं, इमेज के हवाले से ये कि मतलब उसमें आपको उसके बाद अगर आपको जो भी चीज़ें जनरेट करके देगा, आप इससे कोई भी काम अगर लेते तो उसमें आपको एडिटिंग ज़रूर करनी होती, लाजमी करनी होती। ऐसा नहीं होता कि जी वो आपने उसको ऑर्डर दिया और उसने उसको एक्यूरेट फॉलो कर लिया ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसमें आपको उसमें अपनी एडिटिंग लाजमी करनी पड़ती है। लेकिन ये मतलब AI जो टूल्स अभी आजकल यूज़ हो रहे हैं, तो कोई भी बंदा उठ के जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस ओनर हूँ और मैंने बोला यार छोड़ो, ग्राफिक डिज़ाइनर को नहीं रखते, अब हम तो AI टूल्स आ गए हैं, अब हम खुद बना लेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं? इससे फ़ायदा है या नहीं? देखें, ये हमारी जो सोच है ना, ये एक बड़ी छोटी सोच है, और जो इस तरह से मतलब लोग सोचते हैं। देखो, बिजनेस ओनर तो सोचता है ना पैसे बचाने का और टाइम बचाने का, खास तौर पे तो नहीं, तो फिर सोच सकता है कि यार नुकसान भी, यूज कर अगर लेता हूं। ऐसी बात होती ना, तो पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है ना, ये खत्म हो चुकी होती हैं, बंद हो चुकी होती हैं। कोई भी बड़ा ब्रांड, कोई भी क्लाइंट इनके पास नहीं जाता। भाई, पाकिस्तान के अंदर कितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं बड़ी बड़ी, हाँ, काफी चल रही है ना। डिजाइनर्स कहाँ काम कर रहे हैं? बड़े अच्छे पुराने डिजाइनर्स जो हैं कहाँ बैठे हुए? कितनी एजेंसीज हैं? ओरिएंट है, ठीक है ना, M&P है, ठीक है, और M.Com है आपकी, बहुत सारी एनर्जी है, स्पेक्ट्रम है, आर्गस है। कितनी पुरानी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, सब चल रही हैं। किस बेस पे चल रही है? तो हर बिजनेसमैन इस तरह से नहीं सोचता। कुछ चंद एक होते हैं, 100 में 10-15। मतलब ये ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि मतलब कोई भी बिजनेसमैन नहीं, सिर्फ AI टूल यूज करके ग्राफिक डिजाइनर को छोड़ के अपना उसका विदाउट ग्राफिक डिजाइनर कैसे करेगा? प्रॉम्प्ट देना सीखे AI को। मैंने आपसे वही बात कही ना कि वो आपको AI अगर यूज भी करता है तो आपको एक्यूरेट नहीं आपके ऑर्डर को फॉलो करेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं डिजाइनर की जरूरत लाजमी पड़ेगी। AI टूल्स जो हैं वो जो एक्सपर्ट है फील्ड में उसको हेल्प कर देगा, लेकिन कोई नया बंदा दूसरी फील्ड का है उसको हेल्प भी कर सकता है? नहीं, हेल्प उसको भी करेगा। अच्छा, लेकिन उसको उस सूरत में ज्यादा हेल्पफुल उसके लिए रहेगा कि उसको पहले से काम आता हो, उसको नो हाँ, मतलब पहले उसको से काम आता हो उसके लिए हेल्पफुल है, उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, हेल्पफुल दोनों के लिए। लेकिन उसके लिए कंप्लीटली आप उसको नहीं कर सकते। नहीं, कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। देखें, अगर मैं भी काम कर रहा हूँ समटाइम्स ऐसा आता है सामने कि जी मैं कोई उससे अगर इमेज एडिट करवा रहा हूँ बैठ के डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या कोई कॉपीराइट करवा रहा हूँ उससे, मतलब कि ट्रांसलेट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो 80%, 90%, 70% करके दे देता है, ठीक है ना, और बाकी फिर उसको हमें देखना पड़ता है कि इसने किस हिसाब से करके दिया, हमारे हिसाब से करके भी कहाँ किस हद तक किस लेवल तक इसने करके दिया, तो हम उसको मैच करते हैं, ठीक है ना, हमें किस लेवल का चाहिए हम उसको देखते हैं, फिर उसमें फिर हम उसको बैठ के एडिट करते हैं बैठ के। ठीक है, पूरा 100% आपको रिजल्ट नहीं देगा वो। और वो भी आप निकलवा सकते हो क्योंकि आप ऐसा एक्सपर्ट डिजाइनर हो तो आप उस पर काम कर सकते हो। नॉर्मल बंदा जो है जिसका कुछ और काम हो वो डिजाइन बनवाना तो मुश्किल हो जाएगा। देखना जैसे फोटोशॉप के अंदर बहुत मतलब ज्यादा ऐसे मतलब कोई प्लगइन्स आ गए हैं अब, ठीक है ना, जिन्होंने काम आसान कर दिया बैठ के बनी सो AI के ना, बहुत से ऐसे प्लगइन्स हैं।
जिनको मतलब जैसे 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 2023 का है और 2024 है, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं तो उसमें प्लगइन्स ऐड होते रहते हैं ना। तो मैं भी यही देखता हूँ कि अब जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर प्लगइन्स हैं तो उससे मतलब हमारी 70-80% ना जिंदगी आसान हो गई है। ठीक है ना। अभी हमें अगर कोई इमेज को क्रॉप करना है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ग्राउंड निकालना है, हाँ कोई चीज वो बहुत सी ऐसी वो है उसमें प्लगइन्स हैं उसके अंदर, तो जो कि इजीली आपका टाइम भी बहुत सेव करते हैं बैठ के। हाँ सम टाइम्स ऐसा होता है कि कोई कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पेन टूल के थ्रू क्रॉप करना पड़ता है, सही उसके अलावा कोई हल नहीं है। सही है, लेकिन बहुत सी इमेजेस ऐसी होती हैं कि हमने उसको ऑर्डर दिया, ठीक है, फोटोशॉप के अंदर ही टूल्स होते हैं और प्लगइन्स होते हैं कि हमने, लेकिन वो प्लगइन भी आपको यूज करना आना चाहिए, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको नहीं पता होगा आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो प्लगइन्स इसके अंदर इतने ऐसे आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर, कि आप उसको यूज करते हुए अपनी जिंदगी को काफी इजी और अपना टाइम आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सही। वरना पहले ये होता था कि फोटोशॉप के अंदर कोई भी इमेज अगर आप क्रॉप कर रहे हैं तो उसके लिए पेन टूल यूज होता था। समटाइम उसमें एक टूल होता है लासो, ठीक है ना, वो भी हम यूज करते थे, मैजिक वॉन्ड, ठीक है ना, ये 2-3 टूल्स होते थे। लेकिन अब कुछ प्लगइन्स ऐसे आ गए कि आप जिनकी बेस के ऊपर जस्ट एक क्लिक और सिलेक्शन के ऊपर आप उस पूरी इमेज को क्रॉप कर सकते हो बैठ के। बहुत सी इमेजेस ऐसी होती हैं कि जो कि उसके अंडर में नहीं आती, 50-50 हो जाता है, लेकिन फिर उसको हमें प्रॉपर पेन टूल से ही करना पड़ता है। अब पेन टूल से करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है टाइम लगता है बैठ के। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो टूल्स आए हैं तो वो यूज़ करने से, और पहले जब आप नॉर्मल यूज़ करते थे तो उसमें काम करने का स्टाइल और मतलब प्लान भी फ़र्क हो गया। बहुत ज़्यादा फर्क है। देखिए अब जो टूल्स आ रहे हैं ना, चाहे वो प्लगइन्स हो या कोई नए सॉफ्टवेयर हो, जैसे AI आया अभी आपको, ठीक है ना, तो मतलब ये हेल्पफुल है आपके लिए काफ़ी। आपका काम करने का स्टाइल आपने चेंज किया कि अब अलग तरीके से काम? लेकिन पहले हम, अब जैसे वही बात होगी, जैसे पहले हम फ्री हैंड के अंदर काम करते थे। फ्री हैंड एक मतलब उस वक्त एडोब फोटोशॉप भी चल रहा था, इलस्ट्रेटर भी चल रहा था, फ्री हैंड भी चल रहा था, लेकिन अब फ्री हैंड टोटली क्लोज हो गया। ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जो है वो चल रहा है, विदाउट लाइसेंस बैंड हो गया, आप नहीं यूज कर सकते इसको। ठीक है ना। परचेज करें और आप उसको यूज करें बैठ के। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है, बेस हुआ है, तो जिस बेस पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ की है। लेकिन अब टोटली डिजाइनर्स के लिए मतलब बेसिक जो सॉफ्टवेयर है, वो मेन जो सॉफ्टवेयर है प्रिंट मीडिया के हवाले से, ठीक है, वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये जो इस वक्त चल रहा है, जो हम सब डिजाइनर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं बैठ के। ठीक। अच्छा चलें यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। लास्ट कोई टिप आप देना चाहें नए डिज़ाइनर्स को और बिजनेस ओनर्स को तो बताएं। देखें बिजनेस के हवाले से तो यही है कि जी, कि अगर आप देखें अपनी ब्रांडिंग के हवाले से, मतलब ब्रांडिंग के हवाले से, कि अगर मार्केट के अंदर आपको अपने ब्रांड जो कोई भी मतलब फेमस करवाना है, ठीक है ना, तो आप तो लोगों को याद रखवाना ठीक है ना, तो उसके लिए तो आप अपनी प्रॉपर एक ब्रांडिंग करवाएं। ठीक है ना। इस वक्त आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, इसको भी आप यूज़ करें, प्रॉपर यूज़ करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना किसी एजेंसी के थ्रू या कोई ऐसा डिज़ाइनर हायर करके उसकी पहले पूरी ब्रांडिंग करवाएं। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा जी आपका लोगो क्या होगा, आपकी कलर थीम क्या होगी, आपकी गाइडलाइंस क्या होंगी। ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, तो जिसको लेते हुए आप यूज़ करते हुए फिर अपने ब्रांड को मार्केट में इजीली आप लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ब्रांड गाइडलाइन आपकी होनी चाहिए। ठीक है। आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी ना, अब जैसे मिसाल है कि हमारे पास, हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी, NIC शनाख्ती कार्ड होना चाहिए हमारे लिए। कहीं भी हम जाते तो हमारा NIC चेक किया जाता है ना, अपनी आइडेंटिटी बताओ, शनाख्त बताओ। ठीक है ना। तो हम अपना NIC दिखाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं जी, तो हमारी एक आइडेंटिटी है। तो इसी तरह अगर आपको कोई ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च करना है तो उसकी भी आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी ना। विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट शनाख्त, आप उसको कैसे मार्केट में लॉन्च करोगे, कैसे बताओगे लोगों को? ठीक है। ये इसके लिए एक बहुत वो है।
ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए क्या? ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए यही है कि देखें, जो जब भी अगर कोई भी काम करें तो उसके लिए उनको ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि जी मैं कोई भी चीज़ अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसके लिए उनके ब्रीफ होना उनकी ज़रूरी है। ठीक है ना, क्लाइंट की ब्रीफ क्या है। जब तक क्लाइंट की ब्रीफ नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते, आपको नहीं पता होगा। ठीक है ना, ये मैं मतलब राइट क्वेश्चंस करने चाहिए ब्रांड से। बिल्कुल ठीक है ना, कि आप जब तक आपको फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जी आप जो लोगो डिज़ाइन कर रहे हो या आप कोई लोगो बना रहे हो, ठीक है ना, उसके पीछे आपकी क्या थीम है, क्या लॉजिक है, आपके पास ब्रीफ क्या है। जब तक आपका ब्रीफ नहीं होगी प्रॉपर, ठीक है ना, आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपके पास टूल्स नहीं होंगे, आपको टूल्स चलाने नहीं आते होंगे, आप जब तक ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो डिज़ाइनर्स को यही सजेशन है कि जी आप प्रॉपर, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जी ये चीज़ अपने जहन में रखेंगे। आप जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करें तो वो उसकी एक सिमिलरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, उसकी एक थीम होनी चाहिए। क्योंकि देखें, एक एजेंसी के डिज़ाइनर में और एक लोकल डिज़ाइनर में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है ना, एजेंसी का डिज़ाइनर अंडर क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव हेड काम कर रहा होता है, उसको पता होता है कि जी कौन कौन से टूल्स हैं, किस किस तरह काम होता है, किस किस तरह काम नहीं होता, बैठ के क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है ना, वहाँ हर सेक्टर का काम हो रहा होता है, क्योंकि वो अंडर क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रहा होता है, वहाँ हर तरह का काम हो रहा होता है बैठ कर। और एक लोकल जो मार्केट के अंदर बैठा हुआ उसको सब चीज़ों का नहीं पता होता। बस वो आता है जी, जो लोकल वॉकिंग कस्टमर जो आपके होते हैं वो आते हैं, काम करवाते हैं, चले जाते हैं। जी ये लाइक दैट के मतलब कोई ठेले वाला है, कोई शॉप वाला है, जी मुझे एक बैनर डिज़ाइन करवाना है। ठीक है ना, कि मैंने आज अपनी बेकरी के ऊपर एक सेल लगाई है, उसने उठाया, उसने उससे कंटेंट लिया जी, ठीक है जी, और उसने उसको उठा के डिज़ाइन कर दिया और उसको दे दिया ना। उसने उसमें कहीं उसने मतलब उसमें 10 तरह के उसमें कलर भी यूज़ करे, फॉन्ट भी यूज़ करे, ठीक है ना, ग्राउंड भी यूज, बैकग्राउंड भी यूज़ की, इमेज भी यूज़ करी बैठ के। वो तो एक लोकल ब्रांड है ना, क्योंकि ठीक है ना, उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता और आपको भी इतने कोई पैसे नहीं दे रहा हो तो। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उसको पता है कि जी मेरा लोकल ब्रांड है। ठीक है ना, एक चीज़ मैंने मार्केट में 100 रुपये, 150 या 200 रुपये की सेल आउट करनी है बैठ के, तो इसलिए उसको एजेंसी के पास तो जाने की जरूरत। एजेंसी के पास हमेशा देखें जो लॉन्ग टर्म वाले लोग, हाँ, जो जैसे आपका कोई बड़ा ब्रांड है ना, ठीक है ना, प्रॉपर चलने वाला, जो मतलब कॉपीराइट है, जो प्रॉपर मार्केट के अंदर काम कर रहा है बैठ के, ठीक है ना, वो हमेशा एजेंसी के पास जाते हैं, एजेंसी से प्रॉपर काम करवाते हैं। आज भी बहुत से ऐसे ब्रांड है जो कि एजेंसीज के पास है, एजेंसीज उनका काम कर रही है बैठ के। ठीक है ना, जितने बड़े बड़े ब्रांड है ये कभी भी लोकल मार्केट में नहीं जाते। अगर इनको लोकल मार्केट में ही जाना है तो फिर ये एजेंसी क्यों है? तो एजेंसी के काम में और एक लोकल मार्केट के काम में फर्क है। ठीक, आप खुद भी ये सोचे ना कि मतलब कोई तो फर्क होगा कि एक बंदा एजेंसी से काम करवा रहा है लाखों रुपए देके, हाँ वो फर्क तो है ऑफ कोर्स। ठीक है ना, और एक लोकल मार्केट से बंदा काम करवा रहा है, तो कहीं तो फर्क है ना। तो इसके लिए डिजाइनर्स को ये पता होना चाहिए कि अभी आपकी टूल्स क्या होने चाहिए, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, किस तरह से होने उनके लिए। अब वो बंदा जाहिर सी बात है काम करता है, काम के साथ उसको एक्सपीरियंस होता रहता है। ठीक है ना, तो ये उसमें उसको एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं कि जी मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी, उसको पता नहीं होगा, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर सकता। सही, उसके लिए बेसिक नॉलेज होना, उसके लिए लर्निंग उसके लिए ज़रूरी है कि वो सीखे इन चीज़ों को कि जी मेरे को डिज़ाइन, मैं एक डिज़ाइनर हूँ तो मुझे इसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि जी लोगों की क्या बेसिक्स होती हैं। ठीक है ना, प्रॉपर मुझे हर चीज़ मालूम होनी चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए वो सीखना बहुत ज़रूरी है डिज़ाइनर्स के लिए। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपका। और यार ऑडियंस, आपसे मैं यही कहूँगा कि जो भी ब्रांडिंग होती है ना किसी भी बिज़नेस की, वो कोई ना कोई स्टोरी बता रही होती है। और ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी ऑडियंस को, जैसे उसामा भाई ने बताया कि याद रखवाना है अपने आप को और लॉन्ग टर्म चलना है, तो ब्रांडिंग जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलें फिर अगली दफ़ा मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।